हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। गाइस, ऐसे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज जो होने वाले हैं बायोलॉजी के, यानी कि साइंस में बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरा देखते तो रहिएगा। उसके बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, वाकई में जो प्रश्न कराए गए हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो थोड़ा सा इसमें एनवायरमेंट रहेगा जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम मतलब क्या है? जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। तो याद रखेंगे वो कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। धान का खेत जो है ये एक कृत्रिम पारिस्थितिक केंद्र है। याद रखेंगे एक क्वेश्चन आता है कि धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है। तो याद रखेंगे वहाँ पे मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है धान के खेत से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। अब रेड डाटा बुक जो है वो एक होती है, तो उसमें किस चीज़ का विवरण बेसिकली दिया जाता है। तो देखिएगा, इसमें होता है संकटापन पादप और जीव जंतु। ठीक है, संकटापन का मतलब क्या होता है? जो जीव जंतु नष्ट होने वाले हैं, फिर उनकी जिनकी प्रजातियां खतरे में हैं, उनको इस रेड डाटा बुक में रजिस्टर कर दिया जाता है और उनके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा माना गया है। अब जैव विविधता के लिए इनमें से खतरा माना गया है वो क्या हो जाएगा? तो देखेंगे तीन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश तथा धूमकेतु। ठीक है, प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का अगर विनाश करेंगे तो जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। और धूमकेतु का मतलब क्या होता है? धूमकेतु में एक बड़े हिस्से के जंगल को जला दिया जाता है, उसमें वहाँ पे खेती करी जाती है। तो इससे देखिए कितना सारा नुकसान होता है। वो जंगल में आग लग सकती है और भी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं धूमकेतु, इसीलिए यहाँ पे ये नुकसानदायक होती है। ये बेसिकली आदिवासियों के द्वारा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कहते हैं कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता होगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जलमंडल। ठीक, जलमंडल क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप समुद्र वगैरह सबसे ज़्यादा सबसे बड़े माने जाते हैं, तो समुद्र यानी जलमंडल आपका विशालतम रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थिर पारितंत्र है। अब सबसे स्थिर यानी कि सबसे स्टेबल पारितंत्र कौन सा होगा? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। महासागर जो है सबसे स्टेबल होता है। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सामाजिक वानिकी क्या है। ठीक है, सामाजिक अगर वानिकी की डिफिनेशन दीजिए तो इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, सहकारी स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उनके पौधे लगाना और उनकी व्यवस्था करना ही यहाँ पर सामाजिक वानिकी कहलाता है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके लिए गोल्डन टिकट वापस आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा 6 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है 399 का अगर आप खरीदते हैं, जिसमें आप कूपन कोड लगाएंगे विकास तो आपको मिल जाएगा 59 का यहाँ पे ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए और 18 महीने तक की अगर एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। अब कहते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है। ठीक है, सौर ऊर्जा का, ठीक है, जो सोलर पावर प्लांट होते हैं उनकी सबसे बड़ी यहाँ पे यौगिकीकरण कौन सा होगा? तो हरे पौधे। हरे पौधे बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मृदुविद्ध है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा पौधा जो इसमें से एक मृदुविद्ध है। तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा करील। ठीक है, करील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मरुविद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है। अब असंतुलन यानी इम्बैलेंस जो होगा वो उसका जो मेन कारण होगा वो सभी को पता है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की अंधाधुंध कटाई से। ठीक है, वनों को कटाई ही यहाँ पे असंतुलन का जो क्या है इम्बैलेंस का कारण यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि लाल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ठीक, लाल पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो निर्भर करती है किस पे? उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ये डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। ठीक है,
प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य कारक होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मानव गतिविधि। क्या होगा, मानव गतिविधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ठीक है, वैश्विक विरासत की एक बात कर लेते हैं तो इसमें किसे माना जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे सदाबहार वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है डेल्टा, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये सब अपना मिट्टी बहा के ले जाती हैं, वहाँ पे जो है एकत्रित हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको सुंदरवन डेल्टा, यहाँ के जो बाग भी बहुत ही फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। ठीक, वह वर्णक यहाँ पे पाया जाता है कौन सा वर्णक जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है एक। ठीक है, तो याद रखेंगे होगा फाइकोसाइनिन। ठीक है, क्या होगा, फाइकोसाइनिन इसका राइट आंसर हो जाए। यह वर्णक वनस्पति को बचाता है पराबैंगनी किरणों से जो सूर्य से आती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पाई जाएगी वो कहाँ पे होगी, तो वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी क्लाइमेट होती है बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है हर चीज़ के लिए, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होती है, पानी की जो है मिलता रहता है उसको लगातार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15, तो कहता है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, और काजीरंगा जो फेमस है वो क्यों फेमस है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका गेंडाओं के लिए। ठीक है, गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है। क्वेश्चन नंबर लेके कहाँ पर है, तो ये आसाम में है काजीरंगा। फिर कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। आप पारिस्थितिक तंत्र की बात कर लेते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स के चक्रण होते हैं उनको कहा क्या जाता है, वो कहे जाते हैं जीव भू रासायनिक चक्र। क्या होगा, जीव भू रासायनिक चक्र इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। अब चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन है, ये हो जाएंगे बहुगुणा जोशी। ठीक है, बहुगुणा जोशी हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली से शुरू हुआ था, ये भी याद रखने योग्य बात है। तो चिपको आंदोलन बेसिकली शुरू किससे किया था, तो वन कटाई से, क्योंकि वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन जो है शुरू किया गया था, जो बहुत ही यहाँ पर लाभदायक रहा है पर्यावरण की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, अब इको मार्क जो होते हैं एक भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण। अब इको मार्क अगर लगा हुआ है किसी प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या है, वो पर्यावरण के लिए मतलब अनुकूल है, वो अपने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट से। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें क्या होता है, उससे क्या होगा, एक तो आपका भूमंडल की गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं समताप में ओजोन की परत अपेक्षय हो जाएगी, ये भी है। उसके बाद है कार्बन डाई निषेचन प्रभाव होता है, लेकिन ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव जो है वह इससे नहीं होता है, किस चीज़ से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, जिसका मुख्य कारण कौन सा होता है, CO2 गैस होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए तो कहते हैं ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखिएगा इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपके 9.0 ppm। ठीक है, 9.0 ppm ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ओजोन परत की मापने की इकाई है उसको डॉप्सन कहते हैं, और यहाँ पे एक बात और ही कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और इसका फार्मूला जो होता है O3 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक का संतुलन बिगड़ता है, तो कौन सा कार्य है जिसकी वजह से यहाँ पे पारिस्थितिक का संतुलन वो बिगड़ता है, तो वो हो जाएगा लकड़ी काटना। लकड़ी काटने का मतलब क्या है, पौधों को काटना, तो ये इससे क्या होता है, ये संतुलन बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे तेजी से जो जल पादप बढ़ता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होता है जल हायासिंथ। क्या होगा, जल हायासिंथ जो है ये क्या है, बहुत तेजी से जल में बढ़ने वाला पादप है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ठीक है, यदि विश्व में सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर सभी पेड़ पौधे के साथ साथ पशु भी मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों मरेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इससे इंसान वगैरह सब कुछ मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचरित किया जाता है तो इसके क्षरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये होता है आपका स्वस्थाने। क्या कहा जाता है इसको? स्वस्थाने इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो 25 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है। ठीक है, अत्यधिक पेड़ों की कटाई से सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव किस चीज़ पे होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे मिट्टी को बांधे रखती हैं और उसके बाद मृदा अपरदन हो जाएगा तो सारी उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगी, तो जो धरती क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ होने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं। ठीक है, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन सा यहाँ पे चरण होता है? जो सबसे आधार में होता है, सबसे नीचे होता है, तो उत्पादक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें उत्पादक ही होते हैं जिसको प्रोड्यूसर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये पहला यहाँ पे होता है इसका जो आपकी आहार श्रृंखला होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। ठीक है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ जो मूलतः संबंधित संगठन है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नीरी। नीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैंग्रोव वनों पर जो वैश्विक तापन का प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएंगे। अब देखिएगा मैंग्रोव जो होंगे वो क्या होंगे, जलमग्न क्या हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी देखिए आपका क्या होगा, अगर पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, जब मान लीजिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर है ना पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद जो समुद्र का तल है ना वो ऊंचा उठता चला जाएगा। अब ऊंचा उठता चला जाएगा तो साइड जो आपके तटीय इलाके हैं सारे के सारे जलमग्न हो जाएंगे। जैसे मुंबई के बारे में कही जाती है कि आने वाले कुछ सालों बाद मुंबई जो है वो जलमग्न हो सकती है समुद्र के पानी में। ऐसा ही अनुमान होता है मैंग्रोव वनों के साथ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत जो विद्युत उत्पादन के लिए भारत में है वो कौन सा हो जाएगा? जल विद्युत। याद रखेंगे जल विद्युत ही, जल से सबसे ज़्यादा जल विद्युत प्राप्त की जाती है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि धारणी विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या होता है, ये चीज़ें आपके लिए आती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखें तो कहते हैं कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो क्रांति क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। अब इकोटोन की परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिली है, तो याद रखेंगे दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन को जो पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहेंगे वो कहा जाएगा यहाँ पर पारिस्थितिक पदछाप। क्या होगा? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि इकोसिस्टम में संबंध निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में इसमें से एक जो सही चीज़ है वो क्या हो जाएगी, तो वो होगा यहाँ पे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। क्या होगा? उत्पादक जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यही बात यहाँ पे सत्य कही गई है। बाकी ये तो सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। अब जो गलत चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो कहते हैं प्राथमिक उत्पादन में न्यूनतम, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सी इसका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लगाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, ये वायु प्रदूषण को डिटेक्ट करते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण जो है कितना है, क्या है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि खाद्य श्रृंखला है क्या। बोलिए यहाँ पे जो फूड चेन होती है ना, ये क्या चीज़ है। ठीक है, फूड चेन बेसिकली है क्या, तो इसकी अगर परिभाषा की बात कर लीजिए तो कहते हैं यहाँ पर
कि एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, ठीक, एक जीव से दूसरे, अब मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, जैसे एक चूहा है, क्या छोटी छोटी चीज़ें खाता है, चूहे को सांप खाता है, फिर सांप को यहाँ पे बाज खाता है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका चैन बन जाती है, एक फूड चैन बन जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी फूड चैन बन जाती है, तो इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक जीव से दूसरे जीव तक का खाद्य का जो एक तरीके से ट्रांसफ़र है, वो कह सकते हैं कि इसको फूड श्रृंखला कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इनमें से कौन सा कथन सही होगा वो देख लेते हैं। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। तो कहते हैं ज्योमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह एक दिशी होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए गए प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ज्योमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल सही है। चलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। अब हरित गृह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है वो इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन तो अपने वायुमंडल में 78% ऑलरेडी पाई जाती है। अगर ये नुकसानदायक होती तो हम लोग अब तक जीवित नहीं होते। तो बाकी जो गैसेस हैं ना, ये आपके हरित गैस के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीन, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों वाला है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। सभी लोग ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पे है, बेंगलुरु में ये स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 1974 में। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, अभी हमने बताया था 5 जून को, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि मनुष्य के कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अब मनुष्य के शरीर की बात कर रहे हैं तो कुछ बायोलॉजी के प्रश्न और भी ले लेते हैं जो थोड़ा सा ह्यूमन पैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, 206। क्या होंगी, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अब देखिए, जब आप नवजात होते हैं तो उस समय आपकी हड्डियां ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वापस में जुड़ जाती हैं और एक हड्डी कुछ कुछ बन जाती हैं। तो ये इसीलिए 206 होती हैं वयस्क में, और नवजात में 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 300 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। अब देखिए, प्लस पसलियों के कितने जोड़े होंगे, तो टोटल 12 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। एक यहाँ पे प्रश्न होता है क्रोमोसोम्स कितने संख्या होगा, 23 जोड़े होते हैं टोटल, मतलब 46 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है। अब मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है ना, वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी जांग में पाई जाती है, जिसका नाम होता है फीमर। फीमर एक हड्डी है जो जांग में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अब सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी एस्टिपीज। एस्टिपीज जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये याद रखें, कान में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे, कान में आपको ये हड्डी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। अब एक जो हड्डी है टिबिया, ये हड्डी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछी जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी भी आपको टांग में ही देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। तो कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल हड्डियां यहाँ पे अस्थियां कितनी होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। देखिए आप लोग इसमें थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि 8 नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ और होती हैं। देखिएगा, तो उसका रीज़न ये होता है, जैसे ये 8 जो हड्डियाँ होती हैं आपके कपाल की होती हैं। अब चेहरे की 14 हड्डियाँ और होती हैं, चेहरे की 14 हड्डियाँ होती हैं। अब चेहरे और इसकी हड्डियाँ जब मिलाई जाती हैं तो टोटल जो खोपड़ी की हड्डियाँ हो जाती हैं वो 22 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज किया जा सकता है। तो चेहरे की 14 हड्डियाँ होती हैं और ये कपाल की 8 होती हैं। अगर दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाता है तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22 देखना है। अगर 22 होता है, 8 नहीं होता, तब 22 हम लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो इसमें कहते हैं
कि अस्थि में या फिर आपकी जो हड्डी होती है इसमें कौन सा लवण या फिर साल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हड्डी में कौन सा लवण या कौन सा साल्ट पाया जाता है, तो ये होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा होगा? कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम से बनती हैं हमारी हड्डियाँ। अब कैल्शियम क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है हमारी हड्डियों की मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें तो कहते हैं मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। और हड्डी जो सबसे लंबी होती है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया ही था। तो याद रखेंगे आपकी जांग या फिर पैर हो सकता है इसका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जांग हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि जो ह्यूमरस अस्थि है या फिर ह्यूमरस हड्डी या फिर बोन है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखेंगे 50 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊपरी भुजा में। कहाँ? ऊपरी भुजा है। भुजा का मतलब होता है हाथ। ठीक है, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। तो कुछ तो आज हमने बायोलॉजी के यहाँ पे 50 प्रश्न किए। अब 50 में से आपने कितना सही किया? अब 50 में से देखिए कुछ प्रश्न जो थे वो पर्यावरण के थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो आपने कितना सही किया कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि मैराथन क्लास अब आपके लिए आने वाली है। ठीक, कल या परसों मैराथन क्लास में लेकर आऊँगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 की 3 क्लासें लगेंगी। ठीक है, सोशल साइंस की 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस की, 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साइंस की। ठीक है, इसी तरीके से करंट अफेयर वगैरह सबकी आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या होगा आपकी तैयारी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा पढ़ने आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।